दोस्तों, अगर आपकी मेहनत के पैसे कोई ऐसे ही बर्बाद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में विवेक के पिता उसे मेहनत की कमाई का महत्व कैसे समझाते हैं और क्या विवेक अपने आप को बदलता है। और हाँ, ऐसे ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। विवेक को अपनी पढ़ाई पूरी करके 3 साल हो गए थे, लेकिन पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं थी। ऊपर से उसकी फिजूल खर्ची हर दिन बढ़ रही थी। उसके पिताजी जो एक पोस्टमैन थे, अगले ही साल रिटायर्ड होने वाले थे। विवेक, कुछ काम धंधा ढूंढ लो। कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहोगे? क्या पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कोई ढंग का काम तो मिले। ये तो तुम पिछले 3 साल से कह रहे हो। अब तो मेरी रिटायरमेंट भी नजदीक आ गई है। पिताजी की बातें सुन के विवेक इरिटेट हो जाता है और अपने गैर जिम्मेदार दोस्तों से मिलने बाहर निकलता है। क्या मुसीबत है? माँ, मैं कल रात खाना बाहर ही खाऊंगा। पिताजी, मुझे 500 रुपए दीजिए ना, दोस्त का बर्थडे है। विवेक की बढ़ती हुई डिमांड से पिताजी परेशान हो गए थे। महीने के आखिरी दिन चल रहे, अब 500 रुपए नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो 200 रुपए दीजिए, बाद में ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पिताजी नाराजी से उसे 200 रुपए देते हैं। विवेक बाहर चला जाता है। कब तक आप इसे ढील देते रहेंगे? अब पानी सर से ऊपर गया है, थोड़ा सख्ती से पेश आइए। शायद तुम ठीक कह रही हो। रात को जब विवेक देर से घर लौटता है, विवेक, कल से तुम काम करना शुरू करो, वरना तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकते। पिताजी की बात सुन के विवेक को झटका लगता है और वो सोच में पड़ता है। अब इन्हें क्या हुआ अचानक? हाँ, मैंने कब ना बोला, लेकिन अच्छा काम भी तो मिलना चाहिए ना। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने ग्रेजुएशन पूरा किया है, क्या तुम रोज सिर्फ 10 रुपए भी नहीं कमा सकते? पिताजी की बात सुन के विवेक के अहंकार को ठेस पहुंचती है। हाँ, क्यों नहीं, 10 रुपए तो आराम से कमा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम रोज मुझे 10 रुपए ला के दोगे और तभी तुम्हें खाना मिलेगा। हर रोज की तरह पिताजी काम पे निकलते हैं और विवेक अभी तक बिस्तर में ही पड़ा है। विवेक उठो। कल रात की बात भूल गए क्या? आज तुमने 10 रुपए नहीं दिए तो तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। पिताजी काम पे चले जाते हैं और उनकी बात सुन के विवेक हड़बड़ी में उठता है। छे, क्या यार, अब चैन से सोना भी मुश्किल कर दिया है। पिताजी का चैलेंज तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन रोज के 10 रुपए कहाँ से पैदा करूँ? विवेक अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लेता है। चलो, आज का प्रबंध तो हो गया, आगे का आगे देखेंगे। विवेक खुश हो जाता है। पिताजी आंगन में बैठ के मकाई भुट्टा कोयले की सिगड़ी पे भून रहे हैं। तभी विवेक वहाँ पहुँचता है और पिताजी को 10 रुपए देता है। ये लीजिए पिताजी, 10 रुपए। पिताजी विवेक से 10 रुपए की नोट लेते हैं और बिना सोचे उसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। नोट जल जाती है और विवेक चकरा जाता है। अरे ये क्या किया पिताजी आपने? जो मुझे सही लगा। विवेक बिना कुछ बोले वहाँ से घर के अंदर चला जाता है। पिताजी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है। आज का दिन तो मैंने संभाल लिया, कल पैसे कहाँ से लाऊं? अगले दिन विवेक अपने किसी और दोस्त से 10 रुपए लेता है। विवेक, ऐसे तुम रोज रोज किस किस से पैसे लोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें लौटाने भी पड़ेंगे। पता है। इससे अच्छा तुम कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? काम कर लूंगा यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी पिताजी के सर से चैलेंज वाला बहुत जल्दी उतर जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं। आज फिर विवेक आंगन में सिगड़ी के पास बैठे पिताजी को 10 रुपए देता है और पिताजी उस नोट को फिर सिगड़ी की आग में डाल देते हैं। विवेक को गुस्सा आता है पर वो कंट्रोल करता है। पिताजी, आज आपने फिर रुपए जला दिए। हाँ पता है, तुम जाओ खाना खा लो। विवेक बिना बहस किए घर के अंदर आता है। ये पिताजी का क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। जाने दो, मुझे क्या, लेकिन कल किससे पैसे लूं? अगले दिन विवेक फिर से अपने दोस्तों के पास आता है और पैसों की मांग करता है, लेकिन सारे दोस्त पैसे देने से इनकार करते हैं। ये सारे दोस्त तो अकड़ रहे हैं, अब किससे पैसे लूं? माँ को मक्खन लगाता हूँ। जब विवेक घर आता है, माँ रसोई में खाना बनाने में व्यस्त दिखाई देती है। विवेक माँ के गले में प्यार से हाथ डाल के मक्खन लगाना शुरू करता है। ओ मेरी प्यारी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। अरे वाह, क्या बात है, आज एकदम से माँ की याद आ गई। विवेक माँ से 10 रुपए लेता है और खुश हो जाता है। आज भी वही सिलसिला पिताजी दोहराते हैं। जलती हुई नोट को देख विवेक फिर से चकरा जाता है। अब मुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी।
दूसरे दिन विवेक काम की तलाश में बाहर निकलता है और एक कपड़ों की दुकान में आता है। नमस्कार सेठ जी, मैं बीकॉम हूँ। क्या आपको अकाउंटेंट की जरूरत है? लेकिन तुम्हारे पास काम का कोई अनुभव नहीं है, हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते। बहुत कोशिशों के बावजूद भी विवेक को कोई जॉब नहीं मिलती। आखिर थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी उसका ध्यान एक हाथ गाड़ी चलाने वाले बूढ़े इंसान की तरफ जाता है। हाथ गाड़ी में बहुत सामान होने की वजह से उस गाड़ी वाले को गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इस आदमी की सहायता करूँ तो शायद मेरा काम बन जाए। विवेक उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। सुनिए, क्या मैं इस गाड़ी को खींचने में आपकी मदद करूँ? आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दीजिए। विवेक की बात सुन के बूढ़ा आदमी तुरंत राजी हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझसे भी अब ये चलाई नहीं जा रही। विवेक जोर लगा के उस हाथ गाड़ी को बड़ी मुश्किल से खींचने लगता है। मुझे लगा था काफी आसान होगा ये काम। मेरी तो हालत खराब हो रही है। आखिर विवेक उस हाथ गाड़ी को सही जगह पहुंचा के उस आदमी से 10 रुपए ले लेता है। चलो, आज का प्रॉब्लम तो जैसे तैसे सॉल्व कर लिया। हमेशा की तरह विवेक घर आता है और अपने 10 रुपए पिताजी को देता है। पिताजी इस बार भी बिना सोचे उसके पैसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। ये देख के विवेक गुस्से से तिलमिला उठता है। पिताजी, ये क्या किया आपने? इतनी मेहनत से मैंने 10 रुपए कमाए थे और आपने आग में फेंक दिए। पिताजी के चेहरे पे सुकून की मुस्कुराहट दिखाई देती है। आप हंस क्यों रहे हैं? आपको मेरे मेहनत के पैसों की कोई कदर नहीं है। अब की ना तुमने पते की बात, यही बात तो मैं तुम्हें इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा था। पिताजी की बात विवेक के समझ में नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? यही कि जब तुम मेरी मेहनत की कमाई दोस्तों के साथ उड़ाते थे तब मुझे कैसा लगता था, ये शायद अब तुम्हें समझ आया है। पिताजी की बात सुन के विवेक की आंखें खुल जाती है। जी हाँ पिताजी, आई एम सो सॉरी। लेकिन ये बात आप पहले दिन भी बता सकते थे ना। हाँ, लेकिन पैसे आग में फेंकने के बाद आज तुम जैसे तिलमिला उठे वैसे पहले नहीं हुए थे। विवेक सोच में पड़ता है। क्योंकि ये तुम्हारी असली कमाई थी और उससे पहले तुम जो पैसे मुझे देते थे वो किसी से उधार मांग के लाए थे, जो आग में डालने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता था या दुख भी नहीं होता था जैसा अभी हुआ है। विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पिताजी से माफी मांगता है। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मेहनत की कमाई का कोई मोल भाव नहीं होता, वो अनमोल होती है। तो देखा दोस्तों, आखिर विवेक को मेहनत की कमाई का महत्व समझ आ ही गया। ठीक वैसे ही हमें ना ही सिर्फ हमारी मेहनत की कमाई का बल्कि हमारे माता पिता की कमाई का भी सोच समझकर विनियोग करना चाहिए। चलिए फिर जल्दी आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। राम ने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी चाय की टपरी का धंधा संभाला था। आसपास के कॉर्पोरेट ऑफिस के बहुत सारे लोग वहाँ नियमित चाय पीने आते। राम के पिताजी की तरह उसके हाथ की चाय भी उस एरिया में बहुत फेमस थी। लीजिए साहब, आपकी कम शक्कर वाली चाय। शुक्रिया दोस्त, चाय बहुत बढ़िया है, एकदम आपके पिताजी के हाथों की टेस्ट है। जी थैंक यू। उन्हीं की बड़ी इच्छा थी कि मैं ये चाय का धंधा संभालूं। पढ़ाई में दिमाग काम नहीं करता था तो सोचा घर का ही धंधा कर लूं। बिल्कुल सही निर्णय लिया है तुमने, गुड। दिन बीतते गए, राम का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही राम की शादी हो गई उसे अपनी आमदनी कम पड़ने लगी। अरे भाग्यवान, आज फिर से तुमने शॉपिंग की? जी हाँ, हमारे पास इस कलर की साड़ी नहीं थी। बहुत प्यारा कलर है ना, हमें ये साड़ी चाहिए। क्या कीमत है इसकी? जी एकदम कम, सिर्फ 2000। साड़ी की कीमत सुनते ही राम को पसीने छूटते हैं, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी को वो नाराज नहीं कर पाता। हाँ, रख लो, शाम को पैसे देता हूँ। राम की पत्नी खुश हो जाती है। सच? अब बहुत अच्छे है जी। मुझे आपको कुछ बताना है, आप बाबा बनने वाले हैं। ये खुशखबर सुनकर राम फूले नहीं समाता। ओ सच? मैं बाबा बनने वाला हूँ? राम अपनी आमदनी को लेकर ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस चाय के धंधे से अब गुजारा नहीं होगा। महंगाई इतनी बढ़ रही है और अब खर्चे भी बढ़ेंगे। एक दिन चाय की टपरी पे राम कुछ सोच में डूबा था। तभी चाय पत्ती बेचने वाला सेल्समैन प्रवीण वहाँ आता है, जो अब राम का अच्छा दोस्त भी है।
क्या हुआ राम, इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा था इस महंगाई में कैसे घर गृहस्थी चलाए। चाय का रेट बढ़ाओ तो कस्टमर टूट जाएंगे, और दूसरी तरफ शक्कर, दूध और चाय पत्ती के दाम दुगने हो रहे हैं। प्रवीण राम की समस्या समझ जाता है और उसे एक सुझाव देता है। तुम एक काम करो। क्या? वही चाय पत्ती 2 बार इस्तेमाल करो। प्रवीण की बात सुन के राम चौंक जाता है। नहीं नहीं यार, ये तो गलत है। किसी को पता चला तो मेरे बाबूजी का नाम खराब हो जाएगा। ये कलयुग है राम, यहाँ पैसा ही सब कुछ है, और उसे कमाने के लिए ऐसे पैंतरे आजमाने पड़ते हैं। दूसरे दिन राम ने प्रवीण की सलाह के अनुसार चाय को छानने के बाद छलनी में बची हुई चाय पत्ती को धूप में सुखा लिया और उस पर ब्राउन कलर का पोस्टर कलर छिड़क दिया। सूखने के बाद उस कलर वाली चाय पत्ती को फिर से चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अरे वाह, प्रवीण की तरकीब तो एक नंबर है। पैसे भी बच रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। कस्टमर रोज की तरह आ रहे थे, लेकिन किसी को राम पे शक नहीं हुआ। बढ़ती हुई आमदनी देख राम की पत्नी बहुत खुश थी। लगता है आजकल आपका धंधा खूब चल रहा है। हाँ हाँ, भगवान की कृपा है। अच्छा है, अब हम हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, उसे बड़ा अफसर बनाएंगे। राम इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती सुखा के उस पे कलर चढ़ाने का काम बखूबी कर रहा था। और एक दिन साहब, यही है वो आदमी जो हर दूसरे दिन मेरे दुकान से ब्राउन कलर लेके जाता है। क्यों भाई, क्या मांजरा है? क्या करते हो इतने कलर का? पुलिस को देख राम के पसीने छूट जाते हैं। पुलिस राम के ठेले की तलाशी लेती है और उन्हें वहाँ सूखी चाय पत्ती और ब्राउन कलर की बॉटल्स मिलती है। अच्छा, तो तुम यूज्ड की हुई चाय पत्ती को कलर देके फिर से इस्तेमाल करते हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ज्यादा पैसे कमाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। लेकिन तुम्हारी इस गलती की सजा कितने सारे मासूम लोगों को मिलती है ये तुम्हें नहीं पता। चलो जेल की हवा खाओ। इस प्रकार लालच की वजह से राम ने अपने और अपने साथ साथ अपने पिताजी की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिला दी। ये कौन सी नई बला आ रही है गांव वालों पर, पता नहीं। हाँ, मैंने भी कल रात पायल की आवाजें सुनी। बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। मुझे तो ये भूत पिशाच की करनी लगती है। हमें जल्द से जल्द हवन और शांति करवानी चाहिए। सारे विश्वास की बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार मुखिया जी से भी बात करनी चाहिए। सारे गांव वाले मुखिया के घर आते हैं। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? सब ठीक है? मुखिया जी, हम सोच रहे थे कि इस पायल वाली भूत से छुटकारा पाने के लिए हम होम हवन और पूजा पाठ करते हैं। काशी से किसी अच्छे से पंडित को बुला के शांति करवा लेते हैं। हरिया की बात सुन के मुखिया जी सोच में पड़ते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इससे पहले कि वो भूत किसी गांव वाले का नुकसान कर दे, हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या मुखिया जी? काशी से पंडित बुलवाएंगे तो बहुत खर्चा होगा। क्यों ना उससे पहले गांव के किसी बुजुर्ग से सलाह मशवरा करें। मुखिया की बात से सब लोग राजी होते हैं और गांव के कुछ बुजुर्गों को मिलने के लिए मान जाते हैं। दूसरे ही दिन गांव के 3 बुजुर्ग पंचायत में आते हैं। मुखिया उन्हें अपना शांति पाठ का विचार बताते हैं। देखो भाई, मैंने तो कभी किसी भूत पिशाच को नहीं देखा और अब इस ढलती उम्र में देखना भी नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल से शांति पाठ करवा लीजिए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। जानबूझ के जहर की शीशी कौन मुंह लगाएगा? दोनों बुजुर्ग पूजा पाठ के लिए राजी होते हैं, लेकिन उन्हीं की हम उम्र औरत गंगा माई कुछ सोच में पड़ी दिखाई देती है। गंगा माई, आपका क्या ख्याल है? मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। पूजा पाठ में गांव का पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। गंगा माई की बात सुन के सब लोग अचरज से एक दूसरे को देखते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है पायल की आवाज आती किस दिशा से है? गंगा माई की बातें सुन के सब लोग उलझन में पड़ते हैं। गंगा माई, क्या आपको यकीन है कि आप इस समस्या का हल निकाल लेंगी? हाँ बिल्कुल, अगर मेरे प्रश्नों के सही जवाब मिले तो। मैंने जंगल की तरफ से ये आवाजें आती सुनी है। हाँ, मैंने भी। ठीक है, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गंगा माई के आश्वस्त करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उस रात गंगा माई लालटेन लेके जंगल की तरफ निकलती है। जंगल काफी घना है, लेकिन गंगा माई बिना डरे आगे बढ़ती है। बहुत दूर आने के बावजूद उन्हें कोई आवाजें सुनाई नहीं देती। गंगा माई उलझन में पड़ती है। यहाँ तो कोई भी नहीं, पता नहीं आवाजें कहाँ से आती है। अब घर चलती हूँ, बहुत दूर आई हूँ।
तभी घर वापस निकली गंगा माई को हल्की हल्की पायल की आवाजें सुनाई देती है। वो हिम्मत से उस आवाज की तरफ बढ़ती है और कुछ कदम चलने के बाद एक बड़े से वृक्ष के पास पहुंचती है और सामने वाला दृश्य देखकर चकित हो जाती है। हो, तो ये मांजरा है। और गांव वाले पता नहीं क्या क्या अनुमान लगा रहे थे। गंगा माई को एक बंदरों की टोली वहाँ उछल कूद करते नजर आती है। उसमें से एक बंदर के पास एक पायल है और वो जोर जोर से पायल को हिला के आवाज निकाल रहा है। पायल की छनछनाहट से बाकी सारे बंदर खुशी से उछल कूद कर रहे हैं और ये देखकर गंगा माई हंस पड़ती है। चलो, समस्या की जड़ तक तो मैं पहुंच ही गई। अब इसका इलाज भी करती हूँ। गंगा माई जंगल से घर लौट आती है। वो दूसरे दिन रात को एक थाली में कुछ मूंगफलियां और केले लेके फिर से जंगल में उसी जगह पहुंचती है और बंदरों के सामने मूंगफलियां फेंकती है, लेकिन एक भी बंदर मूंगफली लेने नीचे नहीं आता। अरे, ये तो बड़े अजीब बंदर हैं। मूंगफली देख के भी झपट नहीं पड़े। गंगा माई अपने साथ लाई केले उनकी तरफ फेंकती है, फिर भी एक भी बंदर नीचे नहीं आता। आखिर इन्हें चाहिए क्या? केले लेने भी कोई नहीं आ रहा। भगवान, अब मैं क्या करूं? गंगा माई उलझन में पड़ती है और तभी उसका ध्यान उस कागज के टुकड़े पे जाता है जिसमें उसने मूंगफलियां बांध के लाई थी। शायद ये मेरे कुछ काम आए। गंगा माई उस कागज का एक हवाई जहाज बना के उसे हवा में उड़ाती है। उसे देख सारे बंदर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और तभी पायल हाथ में पकड़ा बंदर पायल को नीचे फेंकता है और कागज के हवाई जहाज के पीछे दौड़ता है। उसके पीछे सारी टोली भी भागती है। ये अच्छा मौका है पायल उठाने का। अब मैं इस पायल को नदी में फेंक देती हूँ। गंगा माई पायल उठा के चल पड़ती है। तभी उसके मन में विचार आते हैं। नहीं नहीं, पायल को अगर मैंने ऐसे ही फेंक दिया तो गांव वाले विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने भूतों को भगा दिया है और बंदर किसी और की पायल चुराने फिर से गांव में आ सकते हैं। मुझे ये समस्या जड़ से मिटानी होगी, वरना ये बंदर गांव वालों को बार बार मूर्ख बनाते रहेंगे। 2 दिन से गांव में गंगा माई के दर्शन न होने से उनके बारे में लोग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। आज गंगा माई पंचायत आने वाली थी ना? हाँ, लेकिन 2 दिन से गांव में भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं उन भूत पिशाच ने उन्हें मार तो नहीं डाला? और तभी गंगा माई पंचायत पहुंचती है। मरे मेरे दुश्मन। गंगा माई को ठीक ठाक देख सब चकित होते हैं। माई, आप कहाँ थी? 2 दिन से गांव में कहीं दिखाई नहीं दिया आप। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्या लगा वो भूत मुझे खा गया? गंगा माई की बात सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगा। लेकिन क्या आपने उस भूत को देखा? देखा? अरे, उसकी तो मैंने छुट्टी कर दी है, हमेशा के लिए। अब कभी हमारे गांव पर बुरी नजर नहीं डालेगा। सारे लोग चकित हो जाते हैं। ओह, ये तो सचमुच बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे बुजुर्ग ने हमारे गांव को इस भयंकर संकट से बचा लिया। सारे गांव वाले गंगा माई का जय जयकार करते हैं। तभी विश्वास के दिमाग में शंका उपस्थित होती है। लेकिन हम कैसे माने कि भूत हमेशा के लिए चला गया है? गंगा माई उन्हें पल्लू में छुपाई पायल निकाल के दिखाती है। पायल देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं। ओह, उस भूत ने अपनी पायल आपको दी। आप सचमुच में बहादुर हो माई। लेकिन उसने एक शर्त भी रखी है। शर्त वाली बात सुनते ही गांव वाले उलझन में पड़ते हैं। कौन सी शर्त माई? आप बताइए, हम उसे पूरा करेंगे। उसने कहा है गांव में आज के बाद कोई भी महिला या बेटी पायल नहीं पहनेगी और किसी भी घर में पायल नहीं होनी चाहिए, वरना वो भूत वापस आएगा। गंगा माई की बात से सब लोग राजी होते हैं। ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माई। अब मैं चलती हूँ। अब काशी के पंडित को बुला के पूजा पाठ में गांव का पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। चेतन और गणेश बचपन के दोस्त थे और उनकी फैमिलीज भी काफी करीब थी। दोनों के पिताजी एक ही कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पर काम कर रहे थे, लेकिन चेतन अपने पिताजी से नाराज था। क्या यार, मेरे पापा भी ना बहुत कंजूस है। क्यों, अब क्या हुआ? मैं कब से बाइक के लिए उनके पीछे हूँ, पर मानते ही नहीं। और तुम्हारे डैडी को देखो, तुम्हारी कितनी फिक्र है उन्हें। हाँ सही है, ये बस और ट्रेन के धक्के खा खा के मैं तो कब का मर जाता। चलो मुझे जाना होगा, दिव्या को घर छोड़ना है।
हाय गाइस। ओह हाय दिव्या। चले गणेश। बाय चेतन। बाय दिव्या। बाय बाय गणेश। बाय चेतन। कुछ दिन बाद कॉलेज में हुए कैंपस इंटरव्यू में चेतन और गणेश को एक मल्टीनेशनल कंपनी में भारी भक्कम सैलरी की जॉब मिलती है। दोनों के घर वाले बहुत खुश होते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब मेहनत करना, तरक्की करना। कुछ ही दिन बाद गणेश जॉब छोड़ देता है। वो बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। चेतन उसे मिलने उसके घर पहुंचता है। चाचा जी, गणेश ने जॉब क्यों छोड़ा? 1 महीना भी नहीं हुआ है हमें ज्वाइन किए। अरे बेटा, ये मार्केटिंग वाला जॉब, दिन भर बाहर घूमना, बाहर खाना, अलग अलग शहरों में ट्रैवल करना, गणेश को नहीं जम रहा था। उसे ऐसे भगदड़ की आदत नहीं है। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। ओह, बहुत बुरा है। लेकिन मुझे ये जॉब इतना कठिन नहीं लग रहा है। चलो अच्छा है, खूब तरक्की करना। मुझे तो गणेश की फिक्र हो रही है। आजकल बिना टेंशन और स्ट्रगल वाली जॉब मिलती कहाँ है। सोच में डूबा चेतन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता गैलरी में तितलियों के ककून्स निहार रहे हैं। उसकी माँ ने ककून से बाहर आने के लिए तड़पती तितली को ककून से फ्री कर दिया और पिताजी दूसरे ककून से बाहर आने वाली तितली का इंतजार कर रहे हैं। आप उस तितली को फ्री क्यों नहीं करते? उसका स्ट्रगल कम कीजिए ना। देखिए मेरी तितली कैसे उड़ रही है। ठीक से देखो भाग्यवान, आपकी तितली उड़ नहीं रही, बल्कि अब जल्द ही मर जाएगी। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद ही देख लो। और सच में चेतन की माँ ने जिस तितली को ककून से निकाल के उसका स्ट्रगल कम करने की कोशिश की थी, वो तितली झटपटा रही थी और कुछ ही मिनटों में वो मर गई। चेतन की माँ दुखी हो गई और दूसरी तरफ चेतन के पिताजी जिस तितली के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, वो तितली बड़ी मुश्किल से ककून से बाहर आ जाती है और अपने पंख फैला के अच्छे से उड़ने लगती है। ये सब उनके पीछे खड़ा चेतन देख रहा है। पिताजी, आपने आपकी तितली का स्ट्रगल कम नहीं किया, लेकिन वो बहुत अच्छे से उड़ रही है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्ट्रांग बनने के लिए लाइफ में स्ट्रगल बहुत जरूरी है। जब ये तितली ककून से बाहर आने की कोशिश करती है, तब उसके बॉडी का फ्लूइड उसके पंखों में शक्ति भर देता है। लेकिन तुम्हारी माँ ने जब उनकी तितली को आसानी से ककून के बाहर आने दिया, वो फ्लूइड तितली के शरीर में ही जमा रहा, जिस वजह से उसके पंख ठीक से खुल नहीं पाए और बॉडी हेवी रह गई। अच्छा, और इसीलिए वो ठीक से उड़ नहीं पाई और मर गई। बिल्कुल सही। स्ट्रगल सिर्फ प्राणियों को ही नहीं, बल्कि इंसान को भी स्ट्रांग बनाता है। किसी भी परिस्थिति में डटे रहने की क्षमता प्रदान करता है। हो, अब मुझे पिताजी की बात समझ में आ गई। कॉलेज लाइफ में किए स्ट्रगल की वजह से आज मैं ये मार्केटिंग का टफ जॉब अच्छे से निभा रहा हूँ। लेकिन गणेश, जिसे हार्डवर्क और स्ट्रगल की आदत नहीं थी, वो यही जॉब नहीं कर पाया। चेतन को अपने पिताजी की दूरदृष्टि का एहसास होता है और उसे जीवन में किए गए स्ट्रगल यानी संघर्ष का महत्व समझ में आता है।